हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्कशन में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु और किस राज्य के दौरे पर चेन्नई में 118 हाईटेक अर्जुन टैंक MK-1A सेना को दिए हैं? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। केरल, इसके बारे में जान लेते हैं। इन टैंकों को पाकिस्तान से लगी सीमा पर पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया गया है। यह 118 अर्जुन टैंक भारतीय सेना की 2 रेजिमेंट बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को देश के 2 दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और केरल का दौरा करेंगे। इस दौरान वह चेन्नई में कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसे अफ्रीकन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है? तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गोंजी अकोंजो इवेला, इसके बारे में जान लेते हैं। टाइम मैगजीन की ओर से हर साल दिए जाने वाले इस खिताब को मस्क को दिए जाने के फैसले पर टाइम के राजनीतिक रिपोर्टर ने कहा है कि जाहिर तौर पर अमेरिकी जीवन में साल दर साल एलन मस्क के बढ़ते प्रभाव को नजरअंदाज करना मुश्किल है। टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखेगा क्या है गाइस। भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से कितने हजार टन चावल उन्हें उपहार में दिए हैं? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 2000 टन, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 टन चावल उपहार के तौर पर दिया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा है कि 1000 टन की पहली खेप गुरुवार को सीरिया पहुंच गई। सीरिया में भारत के राजदूत हिफजुर रहमान ने वहां के स्थानीय प्रशासन मंत्री और राहत समिति के प्रमुख हुसैन मुखलौफ को पहली खेप सौंपी थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन, सुशील कुमार और साक्षी मलिक को हाल ही में किसने वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ, इसके बारे में जान लेते हैं। सुशील कुमार और साक्षी मलिक भारतीय कुश्ती महासंघ के वार्षिक अनुबंध से बाहर 2 साल बाद के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार 74 किलोग्राम और 2016 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक 62 किलोग्राम को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां बन रहा है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर बन रहा है? तो ये बन रहा है पटना में। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। कार्यक्रम के बीच उन्होंने विभाग और सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा है कि पटना में एशिया महादेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। जल्द ही गंगा के तट पर 30 करोड़ की लागत से इसका भवन निर्माण होगा। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में जान लेते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में भाजपा समर्थित जिप सदस्य के सिर अध्यक्ष का ताज सजा महज 21 साल की मुस्कान हिमाचल प्रदेश की सबसे युवा परिषद अध्यक्ष बनी है। मुस्कान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वरमाड़ा से पूरी की है। वह सिरमौर जिला के लॉ कॉलेज कालाम्ब से
अपनी बीए एलएलबी के अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किसकी पुण्य तिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय, इनके बारे में जान लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय आखिरकार थे कौन, इनका जन्म कब हुआ था इत्यादि। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म 25 सितंबर 1916 और मृत्यु 11 फरवरी 1968। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशी विचारधारा के समर्थक थे जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी अभिरुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मारियो दारगी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इटली, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। मारियो दारगी ने आज इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 73 वर्षीय सुपर मारियो के रूप में जाने जाते हैं। इटली के राष्ट्रपति से मिलने के बाद दारगी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को मारियो दारगी के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तुर्की, इसके बारे में जान लेते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने हाल ही में राष्ट्र के लिए एक महत्वाकांक्षी 10 साल के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में चंद्रमा के लिए मिशन, अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृहद 4 उपग्रह प्रणालियों को विकसित करना शामिल है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 10वां क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्क्रैप नीति कब से लागू किया जाएगा? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2022। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था, हमने प्रस्ताव पेश कर दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए हमें जल्द मंजूरी मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिस्टलीकरण डैश उदाहरण है? तो ये उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनाने क्रिया को क्रिस्टलिन या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलिन के लिए विलयन या गलित मेल्ट का प्रयोग किया जाता है या कभी कभी बहुत कम सीधे गैस से ही क्रिस्टल जमा किए जाते हैं। क्रिस्टलिन एक रासायनिक ठोस द्रव विलगीकरण तकनीक है जिसमें विलय द्रव विलयन से स्थानांतरित होकर शुद्ध ठोस पर चला जाता है। रासायनिक इंजीनियरिंग में क्रिस्टल के लिए क्रिस्टल कार्य का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 12वां क्वेश्चन है गाइस, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदलते हैं? तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आकार, आमाप, रंग व अवस्था, ऑप्शन डी राइट, उपरोक्त सभी। इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। जब कोई पदार्थ किसी भौतिक परिवर्तन से गुजरता है तो इसकी संरचना उसके अणुओं के पुनर्व्यवस्थित होने के बावजूद समान रहती है। अगला पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। तीसरा पॉइंट है, एक भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों अर्थात आकार आदि को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है, एक भौतिक परिवर्तन में बहुत कम ऊर्जा का अवशोषण शामिल होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को भौतिक परिवर्तन के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 13वां क्वेश्चन, उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 16.4%। इसके बारे में जान लेते हैं। सभी जानते हैं कि जिस वायुमंडल में हम जीते हैं, सांस लेते हैं, उसमें 78.8% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड व थोड़ी मात्रा में वाष्प होती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है?
लोहे को जंग लगना, भोजन को पकाना। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है? अवस्था में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, संश्लेषण, या जब कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में वियोजित डिकम्पोज होकर उसका गुण और विशिष्ट बदल जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना आदि। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लोकतंत्र। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। ज्यादातर देशों में राजशाही संवैधानिक है, लेकिन कुछ देशों में शासन तरह से निरंकुशता या राजतंत्र है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 17वां क्वेश्चन, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? डेमोक्रेसी जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो डेमोक्रेसी जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं, आखिरकार डेमोक्रेसी होता क्या है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोक्रेसी। ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया के संयोग से बना। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता की शक्ति। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है, तो डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। लोकतंत्र संस्कृत में बोलते हैं इसको प्रजातंत्रम, शाब्दिक अर्थ लोगों का शासन। संस्कृत में लोक, जनता तथा तंत्र शासन या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन से डेमोक्रेसी का जो अर्थ होता है इसके बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 19वां क्वेश्चन, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कब किया? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 1999 परवेज मुशर्रफ थे, इनके बारे में जान लीजिए आप लोग। परवेज मुशर्रफ जन्म 11 अगस्त 1943, पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रह चुके हैं। इन्होंने साल 1999 नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की बागडोर संभाली और 20 जून 2000 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चीन की संसद का क्या नाम है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। चीन की संसद का नाम क्या है? तो चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन संवाद। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। तो चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संवाद कहते हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। आधुनिक राजनीति और इतिहास में एक संसद सरकार का एक विधायी निकाय है। आमतौर पर एक आधुनिक संसद में 3 कार्य होते हैं: मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना, कानून बनाना और सुनवाई व पूछताछ के माध्यम से सरकार की देखरेख करना। बता दें, भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन नई दिल्ली स्थित संसद भवन में होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 21वां क्वेश्चन है गाइस, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्राकृतिक तत्व। 22वां क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक तत्व के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यौगिक कहते हैं इसको। इसके बारे में जान लेते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ
यौगिक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 23वां क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मिश्रण बनता है। इसके बारे में जान लेते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। मिश्रण ग्रेफिन किस तरह का पदार्थ है? यह कार्बन एक ही का फॉर्म है और एक मटेरियल 2D पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 24वां क्वेश्चन, ऐसे तत्वों जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसे कहते हैं उपधातु। इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसा तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लेड। इसके बारे में जान लेते हैं। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक जबकि गंधक और कोयला कुचालक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? तो पूना समझौता ये गांधी और जिन्ना के बीच संपन्न हुआ। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। पूना एक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरबदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कॉमनवेल्थ अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 27वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हंटर समिति। इसके बारे में जान लेते हैं। जनता द्वारा वित्त पोषित जलियांवाला बाग ट्रस्ट की स्थापना साल 1921 में की गई थी। इसके नए न्यास का गठन साल 1951 में किया गया। नए न्यास में व्यक्ति विशेष को सदस्य बनाया गया तथा किसी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 28वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक उपनिवेशवाद नीतियों तथा उन नीतियों से उत्पन्न भारतीय प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा था। पश्चात शिक्षा का विस्तार, मध्य वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 29वां क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। इसके बारे में जान लेते हैं। इस समय गांधी अपनी पत्नी के साथ गुजरात में रहना चाहते। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र जीवनलाल देसाई के कहने पर उनके कोचरब बांग्ला में सत्याग्रह आश्रम का निर्माण करवाया। 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे 36 एकड़ के लगभग बड़ी जगह में सत्याग्रह आश्रम फिर से स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। रंपा विद्रोह वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था। जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिएगा आप लोग, इसमें दिया जाए कि रंपा विद्रोह वर्ष 1879 ईस्वी में किया गया। आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ 1879 में। तो अगर पूछा जाए कि रंपा का विद्रोह कब हुआ तो रंपा का विद्रोह 1879 में। अगर ऑप्शन में 1916 तो आप 1916 भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी हमको है, एक बार नेट पर सर्च करना। भाई सर्च में 1879 होगा, वर्ष 1916 नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, समुद्र में भूकंप का आना। इसके बारे में जान लेते हैं। सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई कारण होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा असरदार कारण
भूकंप, इसके अलावा जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने और कभी कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठती हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सुनामी। इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ पर्यावरणीय समस्याएं मानव निर्मित नहीं है, अपितु इसका स्रोत प्राकृतिक बल है। बाढ़, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, भूस्खलन इसके कुछ उदाहरण हैं। इन आपदाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम है, वैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो प्राकृतिक आपदा के बारे में आप जान लीजिए कि प्राकृतिक आपदा आखिरकार होती क्या है। तो यह जोखिम का परिणाम है, वैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है, मानव दुर्बलताओं को उचित योजना और आपातकालीन प्रबंधन का अभाव और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आर्थिक, मानवीय और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। परिणाम स्वरूप होने वाली हानि निर्भर करती है जनसंख्या की आपदा को बढ़ावा देने या विरोध करने की क्षमता पर, अर्थात उनके लचीलेपन पर। यह समझ केंद्रित है इस विचार में, जब जोखिम और दुर्बलता का मिलन होता है तब दुर्घटनाएं घटती हैं। जिन इलाकों में दुर्बलताएं निहित ना हो वहां पर एक प्राकृतिक आपदा में तब्दील नहीं हो सकता। उदाहरण स्वरूप निर्जन प्रदेश में एक प्रबल भूकंप का आना बाना मानव की भागीदारी की घटनाएं अपने आप जोखिम या आपदा नहीं बनती। इसके फलस्वरूप प्राकृतिक शब्द को विवादित बताया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि प्राकृतिक आपदा आखिरकार होती क्या है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक आपदा के कुछ और उदाहरण है, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, तूफान। 35वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था? तो जो भी बच्चे टी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कोयना बांध का निर्माण। इसके बारे में जान लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस इलाके में बड़े बांध होते हैं वहां पर इस तरह के भूकंप का खतरा अक्सर बना रहता है। विशेषज्ञ इसकी वजह बांध में पानी भरने बाद पानी के अत्यधिक दबाव के कारण जलाशय के नीचे की सतह में होने वाले बदलाव को मानते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गैस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। परमाणु ऊर्जा वह ऊर्जा जिसे नियंत्रित यानी गैर विस्फोटक नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, जिसे फिर बिजली उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस अगला क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बादलों वाला दिन में। गर्म जल हॉट वाटर प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग बादलों वाला दिन में नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यूरो सेकंड का संबंध है? तो यूरो सेकंड का संबंध है वायु प्रदूषण से। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यूरो सेकंड का संबंध वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वन संपदा का एक उदाहरण है लकड़ी। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लकड़ी वुड एक वन संपदा का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपका बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्कशन में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।